This is the part second of the chapter sexual reproduction in flowering plants. Okay, so our first topic is structure of microsporangium. तो अब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है ये अब हम पढ़ेंगे, ठीक है. इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर्स नियर सर्कुलर इन आउटलाइन. ठीक है, तो अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करें माइक्रोस्पोरेंजियम की तो उसकी जो आउटलाइन होती है वो सर्कुलर होती है. It is generally surrounded by four wall layers: the epidermis, endothelium, middle layers and the tapetum. तो मेनली इसकी चार वॉल्स होती हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की. फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर्स एंड द फोर्थ वन इज द टेपटम. ठीक है, तो अब हम इसे फिगर में देख लेते हैं. जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं ये एनलार्ज्ड व्यू है माइक्रोस्पोरेंजियम का जिसमें अलग अलग वॉल्स बताई गई है. सो फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, थर्ड इज मिडिल लेयर्स एंड द फोर्थ वन इज द टेपटम. ठीक है, इस फिगर में भी आप देख सकते हैं फर्स्ट इज एपिडर्मिस, सेकेंड इज एंडोथीशियम, द थर्ड वन इज द मिडिल लेयर एंड द फोर्थ इज द टेपटम. ओके, द outer three wall layers perform the function of protection and helps in dehiscence of anther to release the pollen. तो जो इसकी बाहर वाली 3 लेयर वॉल होती है जैसे हम देखें एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर, तो ये जो 3 वॉल होती है इसका काम क्या होता है? प्रोटेक्शन करना. और ये क्या हेल्प करती है? डेहिसेंस ऑफ एंथर. डेहिसेंस का मतलब होता है ब्रेक होना या फिर कह सकते हैं टूटना. तो एंथर को टूटने से बचाती है ये तीनों वॉल्स और इसमें से पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं. ठीक है, द इनरमोस्ट वॉल इज द टेपटम और जो सबसे अंदर वाली वॉल होती है उससे बोला जाता है टेपटम. इट नरिशेस द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स. तो ये क्या काम करती है? नरिश करती है जो पोलन ग्रेन्स डेवलप हो रहे हैं उनको. ठीक है, सेल्स ऑफ टेपटम पजेस डेंस साइटोप्लाज्म. तो इसके जो सेल्स होते हैं टेपटम के उनमें बहुत डेंस साइटोप्लाज्म होता है एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस और एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं टेपटम में. कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपटल सेल्स कुड बिकम बायन्यूक्लिएट? व्हेन द एंथर इज यंग अ ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स called the sporogenous tissues occupies the center of each microsporangium. तो जब एंथर यंग होता है तो उनमें क्या एक ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनियस सेल्स होते हैं जिनको बोला जाता है स्पोरोजेनस टिश्यूज जो कि माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में पाए जाते हैं. दैट मीन्स माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में कौन पाए जाते हैं? स्पोरोजेनस टिश्यूज पाए जाते हैं. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? माइक्रोस्पोर्स का बनना. ठीक है, एज द एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यूज अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स. तो जब एंथर डेवलप होता है तो उनमें जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनस टिश्यू के उनमें माइटोटिक डिवीजन होता है ताकि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना ले. व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड? अब ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है? तो जब मियोसिस होता है तो जो 2n सेल्स होते हैं वो उनमें जब मियोसिस होता है तो वो क्या, जैसा कि हमें पता है मियोसिस रिडक्शनल डिवीजन होता है तो वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं और हर एक सेल के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं n. तो इसीलिए ये चारों को क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है. ठीक है, as each cell of the sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad. तो जो स्पोरोजेनस टिश्यू का हर एक सेल होता है उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सके. ठीक है, ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल और उनमें से जो हर एक जो होता है उनके पास उनका पोटेंशियल पोलन होता है और पोलन मदर सेल होता है. ठीक है, the process of formation of microspore from a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis. तो जो प्रोसेस होता है माइक्रोस्पोर्स के बनने का, किससे बनते हैं माइक्रोस्पोर्स? विद पोलन मदर सेल्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ meiosis. इसे क्या बोला जाता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. दैट मीन्स माइक्रोस्पोर्स का बनना. ठीक है, the microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. तो जब माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो वो क्या है? क्लस्टर ऑफ सेल्स बना लेते हैं जिनमें 4 सेल्स होते हैं, इसीलिए उन्हें बोला जाता है माइक्रोस्पोर टेट्राड.
ठीक है। एज द एंथर मैच्योर्स एंड डिहाइड्रेट, जैसे जैसे मैच्योर होता है एंथर और डिहाइड्रेट होता है, डिहाइड्रेट का मतलब होता है सूखना, एंड द माइक्रोस्पोर्स डिसोसिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो माइक्रोस्पोर्स फिर अलग अलग हो जाते हैं और एक डेवलप हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स, मीन्स पोलन ग्रेन्स बन जाते हैं वो डिवाइड होने के बाद, ठीक है। इनसाइड ईच microsporangium several thousands of microspore or pollen grains are formed that are released with the dehiscence of the anther। तो इसका मतलब ये है कि जो माइक्रोस्पोरेजिलम होता है उनके अंदर सेवरल थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि बनते हैं जब एंथर टूट जाता है। डेहिसेंस मतलब कि एंथर का टूटना, ठीक है। तो उसको टूटने के बाद थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, जैसा कि हम इस फिगर में, दिस इज द मैच्योर डिहाइज्ड एंथर, जैसा कि देख सकते हैं ये पोलन ग्रेन्स, ये एंथर यहाँ से डेहिसेंस हो चुका है और यहाँ से पोलन ग्रेन्स रिलीज हो रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस वे पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंथर। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन द मेल गैमेटोफाइट। अब जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। इफ यू टच द open anther of hibiscus or any other flower, you would find deposition of yellowish powdery pollen grains on your finger। तो अगर हम pollen grains की बात करें तो वो मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, और अगर आपने कभी टच किया हो एंथर को हिबिस्कस प्लांट के, हिबिस्कस फ्लावर के, या फिर कोई से और फ्लावर के एंथर को अगर टच किया हो तो उसमें से एक पाउडरी येलोइश पाउडरी सब्सटेंस रिलीज होता है, डिपोजिशन जो होता है, या फिर उनको क्या बोलते हैं, पोलन ग्रेन्स जो हमारे हाथ में आ जाते हैं। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर। और अगर हम इन ग्रेन्स को ड्रॉप ऑफ वाटर में डालें, जो कि हम ग्लास स्लाइड पे सारे प्रोसेस कर रहे हैं, मीन्स दैट ग्लास स्लाइड पे हमने एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाला और उसमें पोलन ग्रेन्स को हमने स्प्रिंकल कर दिया, एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो जब हम उस स्लाइड को देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर, शेप्स, साइज, कलर्स, डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन्स फ्रॉम डिफरेंट स्पीशीज। तो जब आप उसकी वेराइटी ऑफ आर्किटेक्चर को देखेंगे पोलन ग्रेन्स की, उनके साइज की, शेप एंड कलर एंड डिजाइन, तो ये सारी चीजें देख के आप अमेज्ड रह जाएंगे, जैसा कि हम इस फिगर में देख सकते हैं। So this is the scanning electron micrographs of a few pollen grains. So these are some of the shapes and size of the pollen grains, or we can say that the variety of pollen grains. Okay. Pollen grains are generally spherical, measuring about 25 to 50 micrometers in diameter. तो pollen grains mainly spherical होते हैं और उनका diameter कितना होता है, 25 to 50 micrometers का होता है। It has a prominent two layer walls। इनमें mainly two layers wall से बन के, मतलब उनमें दो walls present होती हैं। The hard wall layer is called the exine। और जो hard वाली wall होती है उससे क्या बोला जाता है, exine बोला जाता है, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। is made up of sporopollenin which is one of the most resistant organic material known। तो ये क्या एक्साइन काय का बना हुआ होता है, स्पोरोपोलेनिन। अब स्पोरोपोलेनिन क्या होता है, ये एक बहुत ही हार्ड रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर एंड स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड अल्कली। तो इसे हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और अल्कली से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नो एंजाइम कैन डिग्रेड स्पोरोपोलेनिन इज सो फार नोन। और कोई सी भी एंजाइम उसे डिग्रेड नहीं कर सकती स्पोरोपोलेनिन को। पोलन ग्रेन्स एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्म पोर। ठीक है, तो उनका जो प्रोमिनेंट अपर्चर होता है उसे बोला जाता है जर्म पोर, वेयर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट। पर यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है। ठीक है, पोलन ग्रेन्स आर जनरली प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। और स्पोरोपोलेनिन उनको ये कैपेसिटी प्रोवाइड करता है कि वो बहुत ज़्यादा टाइम तक प्रिजर्व्ड हो जाते हैं। जैसे कि फॉसिल्स कितने ज़्यादा समय से प्रिजर्व किए जा सकते हैं, वैसे हम पोलन ग्रेन्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन।
ओके, the exine exhibits a fascinating array of patterns and design. और जो exine होता है उनमें बहुत सारे तरह के patterns होते हैं और designs होते हैं. ओके, the inner walls of pollen grains is called the intine. और जो अंदर वाली wall होती है उससे बोला जाता है intine. ओके, it is a thin and continuous layer made up of cellulose and pectin. तो जैसे outer wall exine काय की बनी हुई थी, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई थी, उसी तरह से इंटाइन जो है वो सेल्यूलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है. ठीक है. द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन्स इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो साइटोप्लाज्म होता है पोलन ग्रेन्स का वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है. व्हेन द पोलन ग्रेन्स इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स. तो जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उनमें मेनली दो टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं. द फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड द सेकेंड वन इज जेनरेटिव सेल. ओके, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं. सो दिस वन इज द वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द जेनरेटिव सेल. ओके, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर. जैसा कि देख सकते हैं वेजिटेटिव सेल बिगर होता है. हैज अबंडेंट फूड रिजर्व्स एंड लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस. और ये इसका फंक्शन क्या होता है कि फूड स्टोर करने का काम करता है. और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलरली शेप्ड होता है और बहुत ही बड़ा न्यूक्लियस होता है इसके अंदर. ठीक है. द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म. और जो जनरेटिव सेल होता है जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा होता है. ओके, और ये फ्लोट कहाँ में करता है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करता है. ठीक है. इट इज अ स्पिंडल शेप्ड इन विद डेंस साइटोप्लाज्म. ये स्पिंडल शेप्ड होता है जैसा कि देख सकते हैं. दिस इज अ काइंड ऑफ स्पिंडल शेप. ओके, और उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डेंस होता है एंड न्यूक्लियस. ओके, और उसमें सिंगल न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स. तो अगर हम देखें 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में पोलन ग्रेन्स आर शेयर्ड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज. तो जब 2 सेल्ड स्टेज होती है, जैसे कि एक स्टेज तो हो गई वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, तो ये क्या होता है 2 सेल स्टेज होती है. ठीक है. तो 60% एंजियोस्पर्म में 2 सेल की स्टेज जब हो जाती है तो जब वो पोलन ग्रेन्स शेड हो जाते हैं. इन द रिमेनिंग स्पीशीज, और बाकी की जो 40% स्पीशीज है, द जनरेटिव सेल डिवाइड माइटोटिकली टू गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स. और अगर हम दूसरी स्पीशीज़ की बात करें 40% स्पीशीज़ की, तो उनमें ये जो जनरेटिव सेल होता है ना वो माइटोटिकली डिवाइड होकर 2 मेल गैमीट्स बना लेता है. तो टोटल हमारे पास कितने 3 सेल्स हो गए. फर्स्ट इज द वेजिटेटिव एंड जो 2 और बने हैं मेल गैमीट्स जनरेटिव सेल के वो. सो टोटल 3 सेल्स आर देयर. सो दे गिव राइज टू 2 मेल गैमीट्स बिफोर पोलन ग्रेन्स आर शेड. 3 सेल्ड स्टेज. तो इसलिए इसे बोला जाता है 3 सेल्ड स्टेज. जैसा कि फर्स्ट सेल इज वेजिटेटिव एंड द सेकेंड एंड थर्ड इज द माइटोटिक डिवीजन से जो बने थे 2 मेल गैमीट्स वो. तो ऐसे 3 सेल्ड स्टेज हो गई है. तो 3 सेल्ड स्टेज में ये पोलन ग्रेन्स शेड होते हैं. ओके, पोलन ग्रेन्स ऑफ मैनी स्पीशीज कॉज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल applications in some people, often leading to chronic respiratory disorders, asthma, bronchitis, etc. तो जो पोलन ग्रेन्स की बहुत सारी जो स्पीशीज़ होती है उनसे बहुत सारी एलर्जीज होती हैं और कुछ ब्रोंकियल एप्लीकेशंस भी होती हैं कुछ पीपल्स में, जिससे कि क्या होता है कि क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो जाते हैं. जैसे एग्जांपल है कि अस्थमा हो जाता है या फिर ब्रोंकियोटिस. ओके, इट मे बी मेंशन द पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट कम टू इंडिया. तो जब पार्थेनियम और कैरेट ग्रास को इंडिया में लेके आया था तो इसी तरह से कुछ डिजीजेज होने लग गई थी. एज अ contaminant with imported weeds has become ubiquitous in occurrence and cause pollen allergies. तो इस तरह से pollen allergy, when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. तो जब पोलन ग्रेन्स से शेड होने से पहले पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा पे लैंड होना बहुत ज़रूरी है.
बिफोर दे लूज वायबिलिटी। वायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एक्टिवनेस, ठीक है। तो उनकी एक्टिवनेस खोने से पहले ही उनका स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी होता है पोलन ग्रेन्स का, ओके, सो दैट दे डू फर्टिलाइजेशन, ओके। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? The period for which pollen grains remain viable is highly variable। तो ये अलग अलग टाइप के पोलन ग्रेन्स में इनकी वायबिलिटी अलग अलग होती है, दैट मीन्स वेरिएबल होती है, एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन प्रीवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ये कुछ हद तक ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड द व्हीट, पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विदिन 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज। अब अगर हम सेरियल्स की बात करें, जैसे कि राइस है, वीट है, तो इनमें क्या होता है, इनके फ्लावर्स में जो पोलन ग्रेन्स रिलीज होते हैं उनकी वायबिलिटी, दैट मीन्स उनका एक्टिवनेस ओनली 30 मिनट्स का होता है। 30 मिनट्स के बाद अगर वो स्टिग्मा पे लैंड कर भी ले तो भी वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो 30 मिनट्स में उनका स्टिग्मा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सकें। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोसिएसिस एंड लेग्यूमिनेसेसिस एंड सोलेनेसिए, ठीक है, सो दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। तो इन जैसे रोसिएसिए, लेग्यूमिनेसिए एंड सोलेनेसिए, इनमें क्या होता है कि वायबिलिटी जो होती है, एक्टिवनेस, वो बहुत सारे मंथ तक की होती है, मीन्स वो मंथ्स में कभी भी कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन अगर वो स्टिग्मा पे लैंड कर हो गए तो, ठीक है। You may have heard of storing stamen or sperm of many animals, including humans, for artificial insemination, okay। आपने सुना होगा कि वो जो स्टेमन या फिर जो स्पर्म्स होते हैं बहुत सारे एनिमल्स के, ह्यूमंस के, उनको स्टोर किया जाता है फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ओके। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स of a large number of species for years in liquid nitrogen। और ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनको काय में स्टोर किया जाता है? इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ को ईयर्स मतलब बहुत सारे सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं लिक्विड नाइट्रोजन पे, और वो लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक्स। तो ये जो स्टोर किए जाते हैं ना पोलन्स, उनको काय में यूज़ करे जाते हैं? पोलन बैंक्स में यूज़ किया जाता है, सिमिलर टू सीड बैंक्स एंड इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ओके। तो यहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है, मीन्स यूज़ किया जाता है पोलन्स जो स्टोर होते हैं उनको। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज द पिस्टिल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड द एम्ब्रियो सैक। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट पार्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक द बटन एंड ऑल्सो कमेंट इफ you have any doubt related to this chapter, and don't forget to subscribe to my channel. Okay, thank you.